भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज आपकी शुरू की जा रही है, जिसमें यूपीएसआई, पीसीएस, एनडीए, यूपीएससी के 2009 से 2020 तक के सभी प्रश्न पूछे गए जो एग्जाम में। और प्रस्तावना संबंधित प्रश्नों की पहली टेस्ट सीरीज का जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तावना में संविधान का क्या नीत है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, मूल दर्शन या नास्तिक राज्य? तो प्रस्तावना में संविधान का क्या नीत है? राइट आंसर है मूल दर्शन, ऑप्शन सी। सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ कहलाता है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना? भारतीय संविधान का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। राइट आंसर है प्रस्तावना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रण रूप या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपने ध्यान रखना है, जो स्विट्जरलैंड देश है वो जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है और भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं वे जो है जनता के द्वारा कुछ बनी गई समिति जो है उसके द्वारा पुनर्वलोकन करने के बाद कानून जो है दोबारा बनाए जा सकते हैं, मगर भारत में कानून का पुनर्वलोकन न्यायपालिका करती है। तो भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता, लोकतंत्रात्मक और अखंडता? तो 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे। आपने बताना है क्या पहले से शामिल थे। ए ऑप्शन पे है केवल एक व दो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, बी 1 2 3 पंथनिरपेक्ष, एकता, लोकतंत्रात्मक, सी केवल 4 केवल लोकतंत्रात्मक, या डी केवल 3 और 4 एकता व लोकतंत्रात्मक? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले प्रस्तावना में जो शामिल थे वो था आपका एकता और लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन डी। आपने सभी पता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और केवल अखंडता शब्द को ही जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तत्वों की संख्या है? तो भारतीय संविधान में तत्वों की संख्या है, कितने तत्व हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तत्व हैं, तत्वों की संख्या बताइए। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 तत्व हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ध्यान रखना कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। वो 4 तत्व आपने ध्यान रखना है। यदि आपका यूपीएसआई का, स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम है, ये प्रश्न काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है। 4 तत्व आपने पता है, संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तारीख। तो ये 4 जो है आपके मूल तत्व हैं प्रस्तावना के, वो आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ है? ए भारत खनिज संपदा में संपन्न है, बी भारत रक्षा खनिज अंतरिक्ष में संपन्न है, सी आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र लेने की शक्ति, या डी ये सभी? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन सी, आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इनको जो है प्रस्तावना में क्रमानुसार लगाइए। ये प्रश्न भी जो है काफ़ी वर्षों से लगातार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में, तो आपने काफ़ी ध्यान देना है कि संविधान की प्रस्तावना क्रम अनुसार लगाना। प्रस्तावना में क्या है? सबसे पहले समानता है, या स्वतंत्रता है, या बंधुत्व है, या न्याय है? तो आपकी प्रस्तावना में सबसे पहले जो परिभाषा मिलती है वो है न्याय,
की परिभाषा मतलब 4। उसके बाद में आपकी जो है स्वतंत्रता की परिभाषा 2, और उसके बाद में प्रस्तावना में मिलता है आपका समानता 1, और सबसे लास्ट में है आपका बंधुत्व। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना में आपने बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। तो ये भी आपने पता होना चाहिए कि 3 न्याय हैं आपकी प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। और समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। और बंधुत्व जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो सभी को जो है कर्मानुसार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी आपके ध्यान होनी चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत कौन सा न्याय नहीं है? तो अभी जो है क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा न्याय नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सा न्याय नहीं है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय आपकी प्रस्तावना में है। धार्मिक न्याय की परिभाषा प्रस्तावना में नहीं है। धार्मिक न्याय की परिभाषा प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्याय की परिभाषा ली गई है, किस क्रांति से ली गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस क्रांति से न्याय की परिभाषा ली गई है। अमेरिका क्रांति, फ्रांस क्रांति, रशियन क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो न्याय की परिभाषा किस क्रांति से ली गई है? तो न्याय की परिभाषा ली गई है रशियन क्रांति, रूस क्रांति 1917। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है न्याय की परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व बंधुत्व की परिभाषा कहाँ से ली गई है? स्वतंत्रता की परिभाषा भारतीय संविधान में किस क्रांति से ली गई है? तो राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता व बंधुत्व, भाईचारे की परिभाषा ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय कहाँ परिभाषित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय कहाँ परिभाषित है? प्रस्तावना मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना नीति निर्देशक तत्वों में, या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में, या इन सभी में आर्थिक न्याय की परिभाषा। हाल ही में पीटी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आर्थिक न्याय की परिभाषा जो मिलती है वो मिलती है ऑप्शन बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी? बनारसी दास बनाम केस यूपी, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली केस, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या डी केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य। तो आप सभी जानते हैं कि केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य में जो है उद्देशिका संविधान का भाग जो है न्यायालय ने माना था। मगर ध्यान रखना है कि केशवानंदन भारती के साथ में और जो दूसरा है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखना इसके दोनों आंसर सही हैं, ऑप्शन सी व डी, केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य व मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान रखना है बिरुबारी केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस है और केशवानंदन भारती केस है। तो चारों में से कहाँ जो है किस फैसले में कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखना है बिरुबारी केस 1960। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? सर अर्नेस्ट बारकर, के एम मुंशी, एम हिदायतुल्ला, या महात्मा गांधी। तो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहने वाले थे सर अर्नेस्ट बारकर। सर अर्नेस्ट बारकर। प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्मपत्री या प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? अब ऐसे ही प्रश्नों का दौर है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना, कोई भी आपकी परीक्षा हो। प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्मपत्री या प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो कहने वाले थे कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, ऑप्शन सी, के एम मुंशी।
अगला प्रश्न है, कौन सा कथन है सत्य है? 42वें संविधान संशोधन 1974 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए। बी है, उद्देश्य का संविधान की आत्मा है। सी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और डी है, भारत ने लिखित संविधान की प्रक्रिया फ्रांस से ली। सभी जानते हैं कि भारत का संविधान लिखित है, मगर यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत में लिखित संविधान की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये बिल्कुल सही है, फ्रांस से ही ली गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा, बिल्कुल सही है। उद्देश्य का संविधान की आत्मा है, ये भी बिल्कुल सही है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और केवल अखंडता शब्द जोड़ा गया था, मतलब एकता शब्द पहले से ही प्रस्तावना में था, तो इसलिए आप कह सकते हैं कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन छांटिए। भारतीय संविधान कठोर व लचीला है। अमेरिका का संविधान कठोर है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है और भारत का संविधान एकात्मक है। तो देखो, भारत का संविधान कठोर व लचीला है, बिल्कुल सही है, मगर अभी एक टीचर भर्ती एग्जाम में पूछा गया था कि किस देश का संविधान कठोर है और किस देश का संविधान लचीला है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अमेरिका का संविधान कठोर है, बिल्कुल सत्य है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, इसलिए वहाँ का संविधान लचीला है। और ब्रिटेन के पास जो है संसद सर्वोच्च है, ये आपने ध्यान रखना है। भारत का संविधान संघात्मक है और संघात्मक विशेषता भारत के संविधान में ली गई है कनाडा से। तो असत्य कथन छांटना था कि भारत का संविधान संघात्मक है। भारत का संविधान संघात्मक है, एकात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य कोई धर्म नहीं है, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। पिछली बार यूपीएसआई में और स्टेट पीसीएस में दोनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा कथन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो राइट आंसर है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना में से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। बी है, उद्देशिका में एक संशोधन 42वां 1976 में हुआ। सी है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। और ऑप्शन डी है, उद्देशिका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। यदि आपका स्टेट पीसीएस का, कोई पुलिस का या आपका यूपीएसआई का स्पेशल एग्जाम है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपने तैयार करना है कि प्रस्तावना संबंधित कौन सा कथन असत्य है। कम से कम स्क्रीनशॉट लेके बार बार इनकी क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान रखना है, प्रस्तावना से संबंधित जो कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान रखना है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है, प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। और ये जो कथन है उद्देशिका में संशोधन 42वां 1976 में हुआ, बिल्कुल सही है। उद्देशिका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और ये पहला कथन सब लगभग आप जानते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन प्रणाली पर आधारित है। अब ये आपने बताना है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था जो है क्या विशेषता है भारत की। स्वतंत्र कार्यपालिका, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण और कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण। देखो, सभी जानते हैं कि जो कार्यपालिका है वो भी दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति होते हैं और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। मगर ध्यान रखिए, राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी कार्यपालिका के अस्थायी रूप हैं, और जो आपका जिलाधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, वो कार्यपालिका का स्थायी रूप है। तो ध्यान रखना है, संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो ध्यान रखना है कि भारत में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। विधायिका का, ऑप्शन सी, विधायिका जो विधि का निर्माण करते हैं, जो आपके सदन हैं, का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये भारत की संसदीय व्यवस्था की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के 4 आवश्यक तत्व होते हैं।
किसी भी राज्य के निर्माण के लिए देखो, संविधान में राज्य की परिभाषा, संविधान में, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा वो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएँ और आपका सभी वाणिज्यिक बैंक या आपका बीमा कंपनियां, ओएनजीसी कंपनी आदि सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना, कोई स्पेसिफिक राज्य जैसा यूपी, बिहार, इसको संविधान में राज्य नहीं कहा गया है। संविधान में राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 के तहत दी गई है। और राज्य के जो है 4 आवश्यक तत्व होते हैं। और कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? जनसंख्या, भूभाग, ध्वज या संप्रभुता। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। जनसंख्या भी होता है, भूभाग भी होता है, सरकार होता है और संप्रभुता होता है। तो ध्यान रखना, ध्वज नहीं है। एक बार और ध्यान रखना, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और आपका सरकार, ये 4 चीज़ जो है राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। पिछली जो है कई एग्जामों में आपका प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। असत्य कथन आपने छांटना है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अध्यात्मक शासन पद्धति में कार्यपालिका शक्ति संसद में निहित होती है। गणतंत्रात्मक देश वह है जहाँ राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो असत्य कथन आपने छांटना है। तो इसका असत्य जो कथन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। असत्य कथन है सी, अध्यात्मक शासन पद्धति में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आपने ध्यान रखना है। देखो, भारत में क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। मगर कोई एक मंत्री यदि आपसे पूछ लिया जाए, प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और गणतंत्रात्मक देश वह है जहाँ राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। अध्यात्मक शासन पद्धति का उदाहरण आपका अमेरिका है। और वहाँ पे जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि संसद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली व ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु क्या है? मतलब कि भारत की जो है संसदीय प्रणाली बिल्कुल सत्य है कि वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ली गई है। मगर फिर भी एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। देखो, ब्रिटेन में भी वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका है, भारत में भी। जैसे भारत की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है, और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। द्विसदनात्मक व्यवस्था दोनों जगह है, ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी जो है दोनों संसदीय व्यवस्था का लक्षण है। मगर ध्यान रखिए, और न्यायिक समीक्षा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। न्यायिक समीक्षा एक महत्वपूर्ण अंतर है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। यहाँ भारत में जो है संसद के द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा होती है न्यायपालिका के द्वारा, मगर ब्रिटेन में ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि वहाँ संसद के बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं होती। तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली व ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का महत्वपूर्ण बिंदु है न्यायिक समीक्षा। सभी प्रश्न जो है आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न पर आपने ध्यान देना है। भारतीय संविधान की व्याख्या से सही सम्मिलित नहीं है। अच्छा प्रश्न है। सहकारी संघवाद जो बताया था, ये अवधारणा बताई थी क्या ग्रानविले ऑस्टिन ने? वकीलों का स्वर्ग क्या कहा था? आइवर जेनिंग्स ने? अर्ध संघीय संविधान की विशेषता क्या बताई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? और क्या हाथीनुमा संविधान कहा था? एच.वी. कामत ने? तो अच्छा प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सारी विशेषताएं आपकी जो है सही सम्मिलित हैं। और अर्धसंघीय संविधान ये कहा था के.सी. वहियर, ये कहा था के.सी. वहियर के द्वारा। के.सी. वहियर बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। के.सी. वहियर के द्वारा ही कहा गया था कि भाई भारत
का अर्ध संघीय संविधान की विशेषता को बताया गया था। ये सब आपने प्रश्न ध्यान रखने हैं। सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। वकीलों का स्वर किसने कहा? आइवर जेनिंग्स ने। हाथीनुमा संविधान भी आपसे परीक्षा में पूछा गया था, HV कामत के द्वारा कहा गया। और KC व्हीयर के द्वारा कहा गया था अर्ध संघीय संविधान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा था? भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये कथन है आपका KC व्हीयर का। KC व्हीयर ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अर्धसंघीय संविधान की विशेषता प्रकट की थी। नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा पॉइंट आपका है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं समान हैं? भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं और वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो ध्यान रखना है, भारत में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये भी विशेषता समान नहीं है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, भारत में मनोनीत सदस्य होते हैं मगर अमेरिका में मनोनीत सदस्य नहीं होते उच्च सदन में। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो ध्यान रखना है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ये भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास भी हैं। तो राष्ट्रपति समानता आपने बतानी है, तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, ये दोनों देशों की एक जो है समानता प्रकट करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था मॉडल है वो कनाडा से अपनाया गया है और का लक्षण नहीं है लिखित संविधान, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था या संविधान की कठोरता। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी वर्षों से पूछा जा रहा है सभी परीक्षाओं में। भारत संविधान की संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो ध्यान रखना एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। तो देखो ये पॉइंट आपने पता होना चाहिए कि संघीय लक्षण कौन से हैं और एकात्मक लक्षण कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संघीय लक्षण क्या है और एकात्मक लक्षण क्या है। इसका स्क्रीनशॉट रखिए आपके पास और बार बार इसको रिपीट कीजिए। संघीय अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है और संघ जो है राज्यों को साथ लेकर कार्य करता है। संघीय व राज्य सरकारें, ये भी संघीय लक्षण में आता है। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हैं आपके संघीय लक्षण। यदि आप बात करते हैं एकात्मक लक्षण की, तो एकल नागरिकता है, एक संविधान है, एकीकृत न्यायपालिका है, संविधान का लचीलापन है और आपातकालीन प्रावधान है, जहां आपका जो है संविधान संघीय न रहकर एकात्मक हो जाता है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास अधिक हो जाती हैं एकात्मक लक्षण में। तो एकल नागरिकता, एक संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान का लचीलापन, यह आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। अच्छा पर्सन है। संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्तियाँ का प्रावधान लिया गया है। देखो कितना अच्छा पर्सन है। पर्सन देखो किस लेवल के पर्सन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि संघीय व्यवस्थाएं और अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं, तो राइट आंसर है कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति, ये आप स्पेशल ध्यान रखिए, अलग से ही प्रश्न पूछा जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में लोकपाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? लोकपाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ध्यान रखना है कनाडा, नॉर्डिक देश, स्कैंडिनेविया या बाल्टिक। तो लोकपाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखना स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है, जिसमें आपका स्वीडन, नॉर्वे
ये देश आते हैं उत्तरी ध्रुव के, तो उसे कहते हैं स्कैंडिनेवियाई देश। वहीं से लिया गया है लोकपाल के गठन का विचार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का ओम्बड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ओम्बड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ओम्बड्समैन कहा जाता है लोकपाल को। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया। देखो, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया है राज्यसभा में। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन सी, आयरलैंड। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल भी, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भी और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है आपका अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, सही सम्मिलित नहीं है। विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम 1935 और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अमेरिका से। तो सही सम्मिलित नहीं है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, सही सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखना, विधि का शासन बिल्कुल सही है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान संबंध रखता है। लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम 1935। देखो, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919, मगर जो ये लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बिल्कुल सत्य है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो प्रक्रिया है ये ऑस्ट्रेलिया से है, ना कि अमेरिका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये आपका सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से ली गई थी? पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से ली गई थी? तो राइट आंसर है सोवियत संघ से ली गई थी पंचवर्षीय योजनाएं। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान, विधि के समक्ष समानता, आप जानते हो कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्या है? समानता है। मगर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या दक्षिण अफ्रीका? बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और यूपीएसआई के स्टूडेंट विशेष आप ध्यान दें, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में जो लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से, अमेरिका। अगला प्रश्न है, मूलतः किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव लागू हुआ था? आयरलैंड से, स्पेन से, अमेरिका से, ब्रिटेन से? अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो गलती होने की संभावना भी बहुत अधिक हो जाती है। मूलतः किस देश से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव लागू हुआ था? तो ध्यान रखना है, ये लागू हुआ था स्पेन से। देखो, भारत में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल सत्य है। मगर ध्यान रखिए, जो नीति निर्देशक तत्वों का मूलतः, देखो यहाँ भारत कहीं नहीं दिया प्रश्न में, मूलतः की देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रस्ताव लागू हुआ था, तो आयरलैंड ने भी लिए थे स्पेन से। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है किस देश से? तो ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। देखो, सारे ही जो प्रश्न हैं 2009 से 2020 तक अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था, संविधान सभा का क्या प्रतीक चिन्ह था? मोर, हाथी, शेर या चीता? संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख किसके द्वारा किया गया? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है प्रेम बिहारी नारायण राजदा या नंदलाल बोस, वसंत कृष्ण वैद्य या राम मनोहर सिन्हा? तो मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। और सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में जो संविधान लिखा था, अंग्रेजी में जो संविधान लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने लिखा था। और संविधान पर चित्रकारी का जो श्रेय जाता है वो जाता है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा पर। तो चित्रकारी नंदलाल बोस व राम मनोहर सिन्हा, अंग्रेजी में संविधान प्रेम बिहारी राजदा, और हिंदी में जो है संविधान लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की सजावट व सौंदर्यकरण किस संस्था के द्वारा किया गया था? अच्छा प्रश्न है, हिमालय भवन के द्वारा, गीता भवन, शांति निकेतन या वटपालिका?
संविधान की सजावट व सौंदर्यीकरण किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है शांति निकेतन, शांति निकेतन संस्था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया था? संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया था? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, HVR अयंगर या मोहम्मद सादुल्ला? तो संविधान सभा के सचिव बने थे HVR अयंगर, HVR अयंगर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और संविधान संबंधित कोई पुस्तक है तो उसको आप स्पेशल नोट्स बना कर रखिए, क्योंकि 1% की वैल्यू आपकी परीक्षा में बहुत अधिक है। लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज निकालिए। देखो, केवल किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप परीक्षावाणी पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, मगर उनके साथ साथ में यदि आपने पता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वो बिल्कुल आपका संजीवनी बूटी है। तो भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला पुस्तक जो है वो लिखी गई थी ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा, ग्रेनविले ऑस्टिन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। अच्छा प्रश्न है कि पांडुलेखन की समिति को कहा गया था? तो ध्यान रखिए, प्रारूप समिति का नाम ही था पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति को ही कहा जाता था पांडुलेखन समिति। तो सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष स्वयं थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, मगर बेनेगल नरसिंह राव नहीं थे। BN राव पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखो सारे प्रश्नों की श्रृंखला, अब पहली टेस्ट सीरीज है, उसके बाद में जो है और भी टेस्ट सीरीज आएंगे, सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, संविधान सभा 2 प्रकार कार्य करती थी, एक संविधान निर्माण के रूप में, एक विधायिका के रूप में। तो संविधान सभा के जो दूसरे अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, जो विधायिका के रूप में जब संविधान सभा चलती थी तब अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, गणेश वासुदेव मावलंकर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के यदि पूछा जाता है 2 उपाध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना है आपने प्रश्न HC मुखर्जी व VT कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी, HC मुखर्जी व VT कृष्णमाचारी 2 उपाध्यक्ष। इस प्रकार के प्रश्न आपने बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे यदि आपने टेस्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले प्रोटेम स्पीकर बने थे जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखो, सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मगर ध्यान रखियो, उनका जो काम था वो था 389 जो सदस्य थे उनको जो है शपथ दिलाने का। भारत में यदि कोई सदन है, यदि सदस्य को शपथ दिलाता है तो उसे जाना जाता है सामयिक अध्यक्ष के नाम से, प्रोटेम स्पीकर के नाम से। तो सदस्यों को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर के रूप में सबसे पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मगर ये प्रक्रिया जो ली गई थी कि सबसे वरिष्ठ होने चाहिए, ये प्रक्रिया आपने ली थी फ्रांस से। बहुत अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये प्रक्रिया वरिष्ठ सदस्य होने चाहिए, ये प्रक्रिया किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कौन सा समुदाय नहीं था? तो संविधान सभा में 3 समुदाय थे। हिंदू समुदाय नहीं था, और समुदाय जो था वो था मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, हिंदू इसी के अंतर्गत आते थे। तो संविधान सभा के 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मतलब नहीं था, तो इसका राइट आंसर है हिंदू समुदाय नहीं था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने किसने रखा? तो सबसे पहले जो है संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने किसने रखा? तो वामपंथी दल के नेता मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसे MN रॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, किस
असत्य कथन छांटिए। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर हुआ था। सदस्यों का चयन प्रांतीय सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। ध्यान रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों का गठन प्रांतीय सभा के द्वारा हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक सत्य कथन छांटना था, तो असत्य कथन ये है कि सदस्यों का चयन प्रांतीय सभा से जरूर हुआ था मगर अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। यह आपने ध्यान रखना है। उस समय जो भारत की जनसंख्या थी 38 करोड़ 90 लाख थी, तभी जो है 10 लाख लोगों से एक जो है सीट आवंटित की गई थी और तभी जो कुल सीट बैठी थी तो वह बैठी थी आपकी 389 सीटें, 389 सीटें। ठीक है, तो आपने इस प्रकार के प्रश्न आपने ध्यान करना है। ऐसे ही प्रश्नों की आपने लगातार प्रैक्टिस कर लेनी है। और ध्यान रखिए, यदि आपने जो है टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।